टू स्टडी लवर चैनल। आज हम लोग चैप्टर 9 फूड एंड लॉज ऑफ मोशन को एक बार मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, पूरा चैप्टर फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फोर्स और उसके लॉज के बारे में। ठीक है, तो देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मेनली देखो क्या बताया गया है कि जो फोर्स जो होता है, फोर्स का पहले हम लोग जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के लॉस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो देखो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पहला पैराग्राफ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. We have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object changes with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this chapter? ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, रुको, लाइटिंग थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। थोड़ा सा वो आ रहा है, ब्लडी टाइप का आ रहा है, तो उसको सेट कर दे रहा हूँ। अब सही हो गया। हाँ, तो देखो बहुत इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग पिछले चैप्टर में जो मोशन चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं कि जो क्या होता है कि एक मोशन स्टेट लाइन में हम लोग वेलोसिटी पर जान चुके हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन, ये सब जानते हैं। अब देखो, अब वो किस लिए होता है, क्या होता है उसके पीछे, कौन कराता है, तो फोर्स का हाथ होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन डेवलप्ड एन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। तो देखो बारीकी से समझना चैप्टर को, तब समझ आएगा, वरना नहीं समझना। देखो चैप्टर क्या था, क्या कॉपी मैं इसलिए ले लिया। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन होता है, पूरा देखो एक वीडियो मैं पूरा बनाने वाला हूँ, बस ये एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा फोर्स लॉज ऑफ मोशन एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोलता है कि जो मोशन हम लोग पढ़ के आ गए पहले वाले चैप्टर में, जिसमें हम लोग वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये सब सब पढ़ लिए। तो देखो इसके बाद वो कौन कराता है, तो बेसिकली वो फोर्स कराता है। तो फोर्स क्या होता है, देखो समझो। फोर्स को हम लोग क्लास 1 से क्लास 8 तक, मान लो क्लास 8 तक ये वाला डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अ पुश और अ पुल, यही ना पढ़े हम लोग। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। फोर्स का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पुश और एक पुल। ठीक है, पर ये फोर्स का डेफिनेशन नहीं होता, ये क्या होता है, ये इफेक्ट होता है फोर्स का। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, ये फोर्स का डेफिनेशन नहीं होता है, फोर्स का डेफिनेशन कुछ और होता है। देखो वो जो डेफिनेशन है वो नाइन्थ में तो एप्लीकेबल होता है, पर वो पूरे तरह से सही नहीं होता है, मतलब कि पूरे तरीके से नहीं, पर हम लोग मानते हैं उसको। देखो क्या है फोर्स का डेफिनेशन है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। देखते जाना, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट। रुको मैं लिख दे रहा हूँ, force is an external agent that has the ability to change the state of motion of एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि फोर्स जो होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट का काम करता है। क्या काम करता है, कि एक्सटर्नल एजेंट का, जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो एबिलिटी दैट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसके पास एक एबिलिटी होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वो मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स ये होता है। अब देखो इसी का कुछ कुछ लॉज है, उससे पहले हम बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्स का डेफिनेशन आपको पता चल गया, जैसे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। देखो द ट्रॉली मूव्स अलोंग विद द डायरेक्शन टू पुश, जहां से पुश करेंगे वहां से फोर्स लगता है। द रॉड इज पुल्ड, पुल्ड करेंगे फोर्स लगेगा, सब में फोर्स का एप्लीकेशन है। पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके, पर मैं बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ फोर्स देखो, देखते जाना। पहला इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट क्या दिखता है, पहले मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रखा रहता है, तो अब जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, वो अपने एक जगह से दूसरा जगह पे जाके अपना पोजीशन चेंज कर देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स क्या करता है, मूव कर देता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। सेकंड क्या होता है, सेकंड में देखो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूव ऑब्जेक्ट अगर हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देता है। क्या कर देता है, स्टॉप अ मूविंग, सॉरी मूविंग का स्पेलिंग है ऐसे, सॉरी, स्टॉप ऑफ मूविंग
अरे रुक जाओ, हाँ, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सही है, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूव ऑब्जेक्ट करता है उसको स्टॉप कर देता है। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल देता है। चौथा, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप को बदल देता है। अभी मैं सबका एग्जांपल एक एक दे देता हूँ आपको। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे देखो, इफेक्ट समझो। पहला, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम रखे हुए हो, जैसे अगर मैंने पेन पेन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, जब तक, यहाँ पे रुक जाओ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा हिल गया, जब तक मैं इस पे कोई फोर्स नहीं, जैसे ऐसे मैंने फोर्स लगाया अपने हाथ से, जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा वो अपना पोजीशन को नहीं बदलेगा, मोशन में नहीं आएगा। तो फोर्स का ये इफेक्ट हो गया, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहला हो गया। दूसरा, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूँ, जब फुटबॉल में देखते हो कोई अगर फुटबॉल में फुटबॉल को मारता है, तो एक आदमी क्या करेगा, उसको अगर अपने पैर से दबा लेता है तो फोर्स क्या किया, रोक लिया। जैसे अगर मान लो मैं ही फुटबॉल को मारा और कोई दूसरा आदमी उसको अपने पैर से रोक लिया, मतलब कि वो उसने अपने पैर के थ्रू फोर्स लगा के उस बॉल को रोक लिया। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्शन कैसे बदलता है, जैसे तुम देखते हो कि क्रिकेट जब खेलते होगे तुम लोग भी, तो देखते होगे जब बॉल फेंका जाता है और जो बैट्समैन जब हिट करता है, तो अपने हाथ के थ्रू मस्कुलर फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, अपने बैट के थ्रू मारता है तो बॉल का डायरेक्शन वो किधर भी मार देता है। तो ये एग्जांपल। फोर्थ हो गया, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो तुम सब याद रख सकते हो, तो बहुत कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारी मम्मी जब रोटी बनाती है, तो रोटी बनाती है तो क्या करती है वो, पहले आटा को, एक सेकंड रुको, ब्लड हो गया, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये ब्लड का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक सेकंड मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। हाँ, अब सही हो रहा है, रुक जाओ, हाँ अब सही हो गया। तो देखो, जैसे तुम्हारी मम्मी जब आटा बनाती है, तो दिखती हो तुम्हारी मम्मी जब आटा गूंदती है, तो आटा गूंदती है तो क्या होता है, वो जो आटा का उस होता है, उसको मम्मी अपने हाथ से तुम्हारी मार मार के क्या करती है, मतलब मार के नहीं, मतलब सान के उसको बनाती है रोटी, जिसके कारण क्या होता है, डफ जो होता है उसका शेप बदल जाता है। तो वही हो गया, ये एग्जाम्पल देख लिए। अब देखो, इस टॉपिक को मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, याद रखना। पहले देखो, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स क्या होता है, देखो, द सम ऑफ ऑल द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा हो देखना, तुम लोग ये लिख सकते हो, तुम्हारा अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये लिख सकते हो, द सम ऑफ ऑल द फोर्स, the sum of all the force that is acting on an object, that is acting on an object is called resultant और नेट फोर्स। समझ गए। तो देखो क्या होता है, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका हम लोग पूरा सम कर देते हैं, तो क्या आता है, रिजल्टेंट या नेट फोर्स आ जाता है, ठीक है। अब देखो, ये आता तो है, पर इसमें क्या होता है, तुमको अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखो, बैलेंस्ड फोर्स, फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखो, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, the sum of all the forces, the sum of all the forces that is acting on an object, that is acting, that is acting on an object is zero, then the force is balanced force, and the force क्या होगा,
बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई बॉडी पे जो सम जितना फोर्स लग रहा है अगर उसका रिजल्ट जो है जीरो आता है तो वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स बस इसका उल्टा होगा, जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जो एक बॉडी पे एक्ट करेगा तो उसका अगर सम नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मतलब जीरो के बराबर नहीं आता है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल देखो, जैसे अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, अगर हम उसको राइट डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बताना है कौन सा फोर्स आ रहा है, बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड। तो देखो हमेशा जब राइट डायरेक्शन पे फोर्स लगता है, राइट डायरेक्शन पे अगर फोर्स लगता है तो हम उसको प्लस में लेते हैं। जैसे अगर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो प्लस में लेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में लगा, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो देखो यहाँ से राइट गया +5 न्यूटन, यहाँ से नेगेटिव गया -5 न्यूटन, कट करेंगे 0 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कि ये फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। वही एग्जांपल ले लो, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा हो तो 10 न्यूटन यही ब्लॉक पे, और यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा होता है तो ये +10 न्यूटन लेते हैं राइट का, +10 न्यूटन ऐड कर देता है, और यहाँ से -5 न्यूटन ऐड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस में 5 न्यूटन आता है, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। अब यही केस में एक और चीज़ हो सकता था, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगता, यहाँ पे एक ब्लॉक था, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगता, तो इसमें कोई ज़्यादा रिजल्ट में चिन्ह नहीं आता, बस ये माइनस में आता आंसर। देखो 10 न्यूटन प्लस का था, यहाँ पे राइट साइड है तो राइट साइड क्या होगा, +5 न्यूटन, और यहाँ पे माइनस में 10 न्यूटन आता, माइनस करते, माइनस में रिजल्ट आता माइनस करने के बाद, तो 5 न्यूटन। तो यही केस हो गया, ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, मतलब कि जीरो नहीं आया रिजल्ट, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो ये पूरा समझ गए, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स समझ गए होगे पूरा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इस पे भी फोर्स लगता है जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये भी बता दिया अगर एग्जाम दिया हुआ है तो यही बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ बैलेंस्ड इन अनबैलेंस्ड फोर्स में। जैसे देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर बैलेंस फोर्स लगा, मान लो हम इधर से भी 5 न्यूटन का खींच रहे हैं, इधर से भी 5 न्यूटन का खींच रहे हैं एक ब्लॉक को, तो क्या होगा कि ब्लॉक का अगर हम मान लो बैलेंस्ड है, यहाँ से 5 न्यूटन खींचे, यहाँ से 5 न्यूटन खींचे, तो इसका मतलब समझे वो उसका रिजल्ट क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। मतलब अगर बैलेंस्ड फोर्स आएगा ना तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, वो जिस पोजीशन में था वहीं रहेगा, मतलब हिल डुल नहीं होगा उसका। और वही मान लो एक लड़का है, मान लो जैसे कि अगर मान लो ये पेन है, एक पेन है, मैं इस तरफ खींच रहा हूँ, राइट साइड खींच रहा हूँ 10 न्यूटन से, और मैं इस तरफ एक और लड़का है जो इस पेन को खींच रहा है लेफ्ट साइड से, तो मान लो ये यहाँ से +10 न्यूटन जा रहा है राइट साइड से, यहाँ से -5 न्यूटन, तो +5 न्यूटन मतलब कि ये 5 न्यूटन के ताकत से मेरे तरफ खिंचाएगा। समझ रहे हो बात को, समझो देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे ये पेन है, अब पेन जो है दो आदमी इसको पकड़ा हुआ है, जैसे एक मैं यहाँ से पड़ा हूँ, यहाँ से कोई और, मान लो ऐसे कोई पकड़ा हुआ है। अब देखो क्या होगा, इस पेन से अगर मान लो मैं इस तरफ में राइट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, राइट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूँ, ऐसे देखो ऐसे खींच रहा हूँ। अब देखो 10 न्यूटन का तो मैं फोर्स लगा के इस तरफ खींच रहा हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में साइन कौन सा लगा, +10 न्यूटन। और वही एक और लड़का है जो इस तरफ में खींच रहा है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में खींचेगा, मान लो -5 न्यूटन से खींच रहा है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो +5 न्यूटन आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेन है ये 5 न्यूटन की ताकत से मेरे तरफ खिंचाएगा, राइट साइड में मेरे तरफ आ गया। तो यही था बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। और यही अगर मान लो ये पेन को मैं इस तरफ खींचता 10 न्यूटन से, और उस तरफ जो लड़का है वो भी इसको 10 न्यूटन से खींचता, तो ये पेन का जो मोशन है, मतलब ये पेन यही रह जाता, ना ही इधर जाता ना ही इधर जाता। तो समझ गए बात को, मेरा पूरा ये अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। चलो आगे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस हम लोग को पढ़ने, न्यूटन्स का कितने लॉज ऑफ मोशंस है, तो देखो लॉज ऑफ मोशंस। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ न्यूटन का कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object is in the position of rest, position of rest, position of rest will remain in the position of rest
remain in the position of rest, and if an object if an object is in the position of motion, is in the of motion will position of motion will remain in the position of motion will remain in remain in the, मालूम देखो क्या बोल रहे, रुक जाओ. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, sorry, will remain in the position of rest, and if an object is in the position of motion will remain in both the state, will remain in the will remain, हाँ यहाँ पे देखो, will remain in the position of, if an object is in the position of motion will remain in the position of motion, दो बार आपको लिखना पड़ेगा, will remain in the position of motion unless and until, मैं अभी समझा दूंगा, unless and until an external unbalanced force acts upon, unless and until an external unbalanced force, external unbalanced force acts upon it. देखो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल बात का है, फर्स्ट लॉ बहुत आसान है. देखो क्या बोलता है, बोलता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट ही पोजीशन में रहेगा, और अगर कोई और ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो वो भी मोशन में रहेगा, जब तक, कब तक, जब तक उसमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे. यहाँ पे हम इसलिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लिखे हैं क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो बॉडी हिलेगा नहीं, वही सेम रहेगा. अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा. तो इसलिए अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कोई भी अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो मोशन में चल जाएगा, मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो रेस्ट पे चलेगा. तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखना भी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ इनर्शिया. आप बोल सकते, या बोल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया. अब बोलोगे इनर्शिया क्या होता है, तो देखो इनर्शिया का बताता हूँ. इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया क्या होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी का, एक नेचुरल टेंडेंसी होता है जिसमें वो रिसिस्ट करता है, अपने मोशन की को चेंज करता है. देखो कैसे, देखो इनर्शिया का पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूँ. इनर्शिया यहाँ पे दे रहा हूँ, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द natural tendency, it is the natural tendency of an object, it is the natural tendency of an object to resist a change, to resist a change, to resist a change in its, it is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion. मतलब कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, बॉडी का टेंडेंसी होता है वो, जो वो अपने अपने ऑब्जेक्ट में रिसिस्ट करता है, अपने स्टेट में रिसिस्ट इन द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. मतलब कि देखो अभी अभी तुम लोग को उतना अच्छे से डेफिनेशन या इससे क्लियर नहीं हो. हाँ तो देखो इनर्शिया, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिसिस्ट अ चेंज इन इट्स मोशन, बता दिया था. इसके तीन तरह टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स. देखो समझोगे, बारी बारी से समझोगे आराम से हो जाएगा. जैसे पहला होता है इसका इनर्शिया ऑफ मोशन. क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है. दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. 3 गो होता है, हम बता दिए तुमको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. समझो बारी बारी से इनर्शिया ऑफ मोशन ये सब. देखो पहला इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, देखो डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं क्योंकि वही डेफिनेशन है इनर्शिया का, बस उसमें मोशन वाला वर्ड लगा देना. क्या लगाओगे, देखो बता देता हूँ. इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. अब यहीं पे लिख देना, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ
मोशन ही रहने दो, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है। और दूसरा का जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका डेफिनेशन बन गया। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी बस यहाँ लिख देना, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। हो गया। या बोल सकते हो इन डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, समझो, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। हाँ देखो, कार में जब तुम बैठे रहते हो, तुम देखोगे अगर मान लो कार चल रहा, तुम बैठे हुए, तो तुम क्या करते हो? सीट बेल्ट लगाते हो ना जी। अगर मान लो तुम सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, तो कार चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा है। तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तुम चल रहे हो, तो तुम्हारा पैर जो होगा, पैर वाला साइड, नीचे वाला भाग, वो क्या होगा? कार के कांटेक्ट में होगा। तो कार के कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा? तुम्हारा जो पूरा पैर है, पैर वाला हिस्सा, वो मोशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। सही बात। देखो, पर तुम्हारे अपर बॉडी जो रहेगा वो तो मोस्ट पहले, देखो कार चल रहा है, देखो सिंपली बता रहे हैं, पहले जब पूरा कार चलेगा तो तुम्हारा पूरा बॉडी मोशन रहेगा, पूरा पूरा। समझो बात को। कार जैसे चल रहा है, तुमने सीट बेल्ट नहीं पहना, तुम्हारा पूरा बॉडी मोशन में। और जैसे तुमने ब्रेक लगाया कस के पैर में, तो तुम्हारा तो नीचे वाला हिस्सा, यानी बॉडी का नीचे वाला पार्ट, वो क्या था? कार के कांटेक्ट में था। मतलब कि तुम्हारा पैर क्या होगा? मोशन, जब रेस्ट पे गया तुम्हारा कार, तो तुम्हारा पैर वाला साइड रेस्ट पे आ जाएगा, पर तुम्हारे अपर बॉडी जो रहेगा, अपर वाला बॉडी, वो तो कार के कांटेक्ट में नहीं है। अगर वो कार के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो क्या होगा? जिस पोजीशन में था वही में रहेगा। जैसे मोशन में था तो वो मोशन में रहेगा। उसके कारण क्या होगा? जैसे तुम गाड़ी रोकोगे, तुम देखोगे अपने आप तुम आगे आ जाओगे, आगे की तरफ फेंका जाओगे। क्यों फेंकाओगे? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण फेंका जाओगे। यही था। तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझा दिए। देखो दूसरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तो बहुत आसान है। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखो क्या होता है, दिखाते हैं। देखो, जब तुम एक रुका हुआ बस पे खड़े हो, रुका हुआ एक बस है जहां पे तुम खड़े हो, एक मान लो ऊपर कुछ पकड़े हो, मान लो, ठीक है, समझो बात को। बस पे खड़े हो, ऊपर कुछ पकड़े हुए हो, और बस एकदम स्टॉप है। हाँ, तो उसके आगे का हम लोग बता रहा था मैं, वो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ रहे थे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखो, जब हम लोग कोई बस पे, अगर मान लो रुका हुआ बस है, उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो अगर मान लो बस रुका हुआ है और हम लोग उस पर खड़े हैं, और मान लो बस चलने लगा, ठीक है, तो बस अगर मान लो चल रहा है, तो जब बस चलेगा तो क्या होगा? तुम्हारा जो बॉडी रहेगा वो तो पहले से पूरा रेस्ट में था। क्योंकि क्यों रेस्ट में था पूरा बॉडी? बॉडी इसलिए रेस्ट में था क्योंकि बस रेस्ट में था अपने इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि बस चालू नहीं हुआ था। पर जब बस चालू हुआ, तो तुम्हारा पैर वाला पोर्शन जो था, मतलब लोअर पार्ट, वो क्या था? रेस्ट में है। पर तुम्हारा जो अपर पार्ट है, वो अब तक वो क्या है, मतलब सॉरी, नीचे वाला पार्ट मोशन में है। अपर पार्ट जो है तुम्हारा, क्या हुआ? रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं, नीचे वाले बॉडी के बस के कांटेक्ट में नहीं, तुम्हारा फीट बस पे के कांटेक्ट में था, इसलिए वो जो, जैसे वो रेस्ट से मोशन गया, तो तुम्हारा पैर भी मोशन में आ गया, पर तुम्हारा अपर बॉडी जो था वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो अगर रेस्ट पे रहेगा तो क्या होगा? तुम्हारा मोशन में, तो जब चलेगा तुम पीछे की तरफ फेंका जाओगे, पीछे चलो, बैकवर्ड फेंकाओगे। तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए। और इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये बहुत आसान है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? जब तुम चल रहे होते हो, और चलते वक्त तुम्हारा क्या होता है, जब तुम एक टर्न लेते हो, जैसे एक शार्प टर्न लेते हो, जैसे मान लो एक रोड ऐसे है, और एक बाइकर ऐसे बाइक चला, जब एक कुछ शार्प टर्न लेता है, उसका पकड़ उसमें नहीं होता, तो क्या वो फेंका जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो वही होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यही इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। पूरा इनर्शिया यही होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट में, जिससे वो रिसिस्ट करता है अपने मोशन में के चेंज में। तो ये हो गया पूरा। अब पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत आसान है। नहीं, आसान नहीं कहूँगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान है। न्यूटन सेकेंड लॉ थोड़ा समझने वाला है। क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
The rate of change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional directly proportional to force the force, and the and the change takes place change takes place change takes place in the direction of force apply. क्या होगा? in the direction of force applied फोर्स अप्लाइड। देख बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है बड़ा, मेन थोड़ा समझने वाला। बोलता है कि जो तुम्हारा मोमेंटम का चेंज होता है, मोमेंटम पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जैसे P इज इक्वल टू एम वी, हम लोग मोमेंटम को P से डिनोट करते, याद रखना P से डिनोट करते। तो मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी हो गया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के चेंज होने के रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट उसका उल्टा होता है, एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो चेंज जो तुमको चेंज दिखेगा वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। देखो इसी से फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता चलता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसा है, आप बताइए। तो देखो इसके लिए एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डेराइव किया जाएगा इसको। बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आना चाहिए, स्टेटमेंट ही के थ्रू ये डिराइव होगा। देखो कैसे डेरिवेशन, और कुछ मैथ्स लगाना पड़ेगा। मैथ्स तो सबको आता ही होगा नॉर्मली, तो वो मैथ्स लगेगा, यहाँ से डिराइव होगा। देखो कैसे, पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे इस फॉर्मूला पे। देखो क्या लिखोगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास, उसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो लेट अ बॉडी ऑफ मास एम के जी, एक बॉडी ले लेते हैं मास एम के जी का। ठीक है, कोई भी बॉडी एक ले लेते हैं मास एम के जी, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ यू मीटर पर सेकेंड, इज मूविंग विथ अ velocity of is moving with a velocity of u meter per second. Now a force of F Newton, now a force of F Newton, now force of F Newton is applied to it, is applied to it to change its direction, to change its direction to v मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। एक सेकंड रुकना है, मैं आ रहा हूँ अपना एक चीज लेके, वो एक काम आ गया था इसलिए 2 मिनट चले गया था। देखो एक बॉडी ले लेंगे मास एम के जी का जो मूव कर रहा है वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड से। अब उस पर फोर्स लग रहा है एफ न्यूटन का, जिससे उसका क्या हो रहा है, टू चेंज इट डायरेक्शन, टू चेंज इट्स वेलोसिटी टू, सॉरी यार डायरेक्शन गलती से लिख दिया, टू चेंज इट्स वेलोसिटी टू वी मीटर पर सेकेंड। क्या कि एक बॉडी लिया है एम मास का, उस पर एफ फोर्स लगा है जिससे वो यू मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, पर वो अब किससे मूव करने लगा, वी मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा। तो तुम क्या देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन, समझना डेरिवेशन समझना। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा हो जाएगा, पहला तो एम यू होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, यू से, और मास हो गया एम यू हो गया। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, एम वी हो गया। अब तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, बड़े वाले मोमेंटम से छोटे वाले मोमेंटम को माइनस कर देंगे, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा तुम्हारा, एम वी माइनस एम यू आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, मतलब कि किस रेट पे बदल रहा है, मतलब टाइम आ जाएगा किस टाइम पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। और यहीं पे देखो लिखा हुआ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो यहीं से अब आगे बढ़ेंगे, देखो कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब
एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये नहीं होता, ये अल्फा का गलती से दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी होगा। ये हो जाएगा ना जी, हो गया, इतना समझ गए ना बात को। अब देखो क्या करेंगे, हम हमेशा याद रखना फिजिक्स में कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं, हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, बुक में दिया हुआ है के, तो के ले लेते हैं, तो इक्वल टू लगाने के लिए तो एफ इज इक्वल टू के एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अगर के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो वन का वैल्यू, वन लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, तो और लिख के लिख दो, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब क्या हुआ, फोर्स जो है तुम्हारा इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू, यहाँ से मास को कॉमन ले ले क्योंकि यहाँ पे दो बार मास है तो एक मास कॉमन आ गया, तो एम वी माइनस एम यू, सब मैथ्स है देख लो, यू आ गया यहाँ पे टी आ गया। अब देखो तुमको एक चीज पता होगा, मोशन में पढ़ चुके, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब कि डेरिवेशन हो गया, एफ इज इक्वल टू एम हो गया डिराइव, यही था मेन, यही था, देखो हो गया ना डिराइव, एफ इज इक्वल टू एम ही था ना, डिराइव करना था, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिराइव हो गया। तो पूरा समझ गए, सेकंड लॉ समझ गए। अब देखो तुरंत बता देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ कुछ एप्लीकेशंस था, यही सब याद रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ देखो क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन चीज है ये, तो एवरी एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। देखो बहुत आसान से न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ जाओगे, देखो कैसे, तुम जब चलते हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, जब तुम चलते हो तो तुम क्या करते हो, ग्राउंड पे क्या करते हो, फोर्स पीछे की तरफ लगाते हो, बैकवर्ड, देखो ऐसे, अगर मान लो तुम चल रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, फोर्स बैकवर्ड साइड लगा रहे हो, अगर तुम फोर्स बैकवर्ड साइड लगाओगे तो ग्राउंड भी जो होगा सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड यानी पावर, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स तुम्हारे पैर पे अप्लाई करेगा, फीट पे अप्लाई करेगा, इसलिए तुम आगे बढ़ पा रहे हो। अगर जो तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट है अगर वो तुम पे फोर्स ना लगाए, सिर्फ तुम उस पे एक फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, तुम एक ही जगह रहोगे, तुम मूव ही नहीं कर पाओगे आगे। और देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब तुम चलते हो ना और जो तुम जमीन पे जो बैकवर्ड फोर्स लगाते हो तो वो होता है एक्शन फोर्स, और जब तुम एक्शन फोर्स करते हो तो ग्राउंड भी तुम पे रिएक्शन फोर्स करता है। इसका मतलब समझे, अगर तुम कोई भी चीज पे एक्शन फोर्स करोगे तो उसका रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है ना, जिसके मदद से तुम चल पाते हो। जैसे एग्जांपल देखो एक और, बोट पे अगर मान लो तुम बैठे हुए हो, ठीक है, बोट पे बैठे हुए, अब तुम खड़ा होके तुमको एक जगह से